हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज के टॉपिक में हम लोग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस देखेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा कि डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स होते हैं। दो तरह के रूल्स हम लोगों ने देखा है, समझा है। पहला ट्रेडिशनल रूल्स और दूसरा मॉडर्न। ट्रेडिशनल रूल्स में जो अकाउंट्स हैं उनको हम लोगों ने तीन भागों में बांटा था: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स का रूल हम लोगों ने बताया था या हम लोगों ने सीखा था, डेबिट द रिसीव है, क्रेडिट द गिव। रियल अकाउंट्स का रूल हम लोगों ने सीखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल हम लोगों ने सीखा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स, रेवेन्यूज एंड गेन्स। मॉडर्न अकाउंट के रूल्स में हम लोगों ने देखा था कि अकाउंट्स को हम लोग पांच भागों में बांटते हैं। पांच भागों में कौन कौन सा, दैट इज हम लोगों ने एक कोड वर्ड ये किया था, क्लियर। और क्लियर का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन क्या क्या लिया था: सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लायबिलिटीज, ई फॉर एक्सपेंसेस, A for assets and R for revenues। ठीक है, ये पांच अकाउंट में बांटा था। और दैट ट्रेडिशनल रूल्स के अनुसार तीन अकाउंट। फिर हम लोगों ने रूल्स देखा था। रूल्स क्या था, कैपिटल में अगर जाते ये दो ग्रुप हम लोगों ने बात की थी। एक ग्रुप होता है एक्सपेंस और एसेट्स का, और दूसरा ग्रुप होता है कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू का। इन तीनों के रूल एक होते हैं और इन दोनों के एक्सपेंस और एसेट के रूल एक होते हैं। एक्सपेंस और एसेट के रूल जो होते हैं, अगर इनमें इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। और लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यूज के जो रूल होते हैं, इनमें इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। फिर एक्सपेंस और एसेट में अगर डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। और कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज में अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। डेबिट डेबिट डेबिट। एक्सपेंस और एसेट्स में डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो इस तरह हम लोगों ने सिर्फ इसमें समझा है कि सिर्फ दो रूल हैं जिनको हमको अगर याद करने की ज़रूरत है तो याद करके रखेंगे। और याद करना बहुत ज़रूरी है भी है, क्योंकि अकाउंटिंग का सारा बेसिक स्ट्रक्चर आपका यहीं से बनेगा। ये उसी तरह याद करना आपके लिए ज़रूरी है जिस तरह मैथ पढ़ने वाले, मैथमेटिक्स समझने और पढ़ने वाले के लिए 1 to काउंटिंग का आना ज़रूरी है। उसी तरह अकाउंटिंग करने वाले के लिए रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट का जानना जरूरी है। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको मैं यही डिस्कस कर लेता हूँ। हम लोग दोनों में से किसी रूल को अपना सकते हैं, लेकिन जब भी एक रूल बनाएं तो फिर दूसरे को उसमें क्लब नहीं करें। या तो हम ट्रेडिशनल रूल यूज़ करें या मॉडर्न रूल यूज़ करें, क्योंकि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो हमको कन्फ्यूजन में डाल देंगे अगर दोनों हम साइड बाय साइड यूज करके किसी आइटम का के बारे में वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा डिसाइड करते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं बाद में दूंगा और आपको मैं उस समय समझा भी दूंगा जब एग्जांपल की बात करूंगा। तो हम लोग इसमें कोई एक ही अगर मॉडर्न फॉलो कर रहे हैं तो मॉडर्न का ही हम कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यूज, ये पांच अकाउंट फॉलो करें। अगर हम ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर रहे हैं तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट ही यूज करें। हम फिर उसमें उस समय एसेट या एक्सपेंस या लायबिलिटी इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचें। बात मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो
क्वेश्चन हम लोग को करने हैं, हमारे बुक्स में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उस तरह के। उसके लिए एक चीज़ और जानना जरूरी है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? हम ड्यूअल एस्पेक्ट के कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग में हम लोगों ने देखा है कि जितने भी अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो उनके हर एक के दो एस्पेक्ट होते हैं। एटलीस्ट दो एस्पेक्ट होते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। एटलीस्ट दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट को डेबिट कहते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को क्रेडिट कहते हैं। प्रत्येक डेबिट के लिए इक्वल अमाउंट का क्रेडिट होता है, वो जो एक अकाउंट में भी लिखा जा सकता है या एक से अधिक अकाउंट में भी लिखा जा सकता है। उसी तरह प्रत्येक क्रेडिट के लिए इक्वल अमाउंट का डेबिट होता है, जो एक अकाउंट में भी लिखा जा सकता है, कई अकाउंट में लिखा जा सकता है। सपोज अगर डेबिट में हम 100 रुपीज़ लिखते हैं तो क्रेडिट में हम 50-50 दो क्रेडिट कर सकते हैं। उसी तरह क्रेडिट में अगर हम 100 रुपीज़ लिखते हैं तो डेबिट में 50-50 करके दो अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं। ये जो सिस्टम है इसी को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इस तरह से जो अकाउंटिंग करते हैं इसी को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम करते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं, किसी आइटम को, किसी ट्रांजैक्शन को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, ये करने के लिए हमको एक ट्रांजैक्शन की सहायता ले रहे हैं। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। इसमें क्या करना होगा हमको? सबसे पहले तो इसको ध्यान से हमको पढ़ना होगा। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। हम लोगों ने कैश दैट से बिजनेस कैश से ₹50,000 कैश से स्टार्ट किया गया। तो यहाँ दो तरह की इंफॉर्मेशन हमको मिले हैं। बिजनेस स्टार्ट किया गया किस चीज़ से? 50,000 कैश से। अब इस लैंग्वेज के, इस सेंटेंस के जो मीनिंग है उसके अनुसार हम डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन से दो एस्पेक्ट हैं जो इन्वॉल्व है। तो इसमें एक तो है कि बिजनेस स्टार्ट किया गया, मतलब ऑनर ने पैसा लगाया। दूसरा, पैसा किस फॉर्म में लगाया? कैश फॉर्म में लगाया। तो यहाँ दो अकाउंट होंगे, एक तो कैपिटल अकाउंट होगा, एक तो कैपिटल अकाउंट होगा। एक क्या होगा? एक तो हमारा कैपिटल अकाउंट होगा और दूसरा हमारा कैश के लिए इस पोर्शन के लिए हमारा क्या होगा? कैश अकाउंट होगा। और इस पोर्शन के लिए क्या होगा? हमारा कैपिटल अकाउंट होगा। ठीक है, ये अकाउंट तो ये दो इन्वॉल्व है। अब इन अकाउंट का नेचर क्या है? चूँकि रूल जो हम लोगों ने पढ़ा है वो 5 ही तरह के अकाउंट को, सारे अकाउंट को हम लोगों ने 5 ग्रुप में ही बांटा है। तो किस ग्रुप में वो फॉल करता है वो अकाउंट, ये जानना जरूरी है। अब कैश किस ग्रुप में फॉल करता है? एसेट ग्रुप में। तो फिर हम नेचर अकाउंट का जो है वो डिसाइड करेंगे। कैपिटल अकाउंट जो है वो कैपिटल ग्रुप में फॉल करता है, तो कैपिटल का जो नियम है वो लागू होगा। उसी तरह कैश अकाउंट हमारा एसेट ग्रुप में फॉल करता है, तो एसेट का जो नियम है वो लागू होगा, डेबिट क्रेडिट का। यही हमको डिसाइड करना है। अब कैपिटल का जो नियम है वो हम जानते हैं, हमने याद किया है या पढ़ा है। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? कैपिटल का नियम है, अगर दैट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। एसेट का हम लोगों ने पढ़ा है, इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, और याद कर लिया है डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करेंगे, एसेट हमारा इंक्रीज हुआ तो डेबिट करेंगे। इसी तरह हम लोग सारे जितने भी
आइटम्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। आपकी बुक्स में इलस्ट्रेशन में जो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें कुछ इस तरह के उदाहरण दिए गए हैं जो जिनके बारे में कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th में तो ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको हम लोग देख लेते हैं, थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी, थोड़ी सी हमारी आइटम कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, ऑन विच साइड द इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो स्पेसिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट टू विच दे बिलोंग। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमको बतानी है, नेचर भी बताना है और वो किस साइड में रिकॉर्ड होगा, अकाउंट के किस साइड में रिकॉर्ड होगा ये बताना है। ठीक है, राम में एक अकाउंट है जो प्रोप्राइटर का है। प्रोप्राइटर जो पैसा लगाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल कहते हैं, है ना। अब कैपिटल का नेचर भी क्या है, कैपिटल अकाउंट होगा। कैपिटल का नेचर क्या है, कैपिटल अकाउंट का नेचर कैपिटल ही है। तो इसका नेचर क्या हुआ, पहले हम नेचर दिखाएंगे कैपिटल, तो इसका आंसर भी हम लोग देखते चलते हैं। पहले क्वेश्चन का है कैपिटल नेचर हुआ, और कैपिटल के इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये कहाँ से हम लोगों ने समझा, हम लोगों ने पहले ये देखा है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं कैपिटल में इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज को डेबिट करते हैं। क्लियर, तो हम लोगों ने कैपिटल के इंक्रीज को क्रेडिट किया। दूसरा क्या है, रेंट। रेंट का क्या नेचर है, रेंट एक एक्सपेंस है, एक खर्च है हम किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो वो एक एक्सपेंस अकाउंट है। एक्सपेंस अगर इंक्रीज करता है, हमको इंक्रीज सिर्फ बताना है, यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं। कैसे समझा हम लोगों ने, एक्सपेंस में इंक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं। ये अगर दो नियम हम लोग को याद हैं कि कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यूज, इन तीनों के इंक्रीज को क्रेडिट करना है, एक्सपेंस और एसेट के इंक्रीज को डेबिट करना है। उसी तरह कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू के डिक्रीज को डेबिट करना है, और एक्सपेंस और एसेट के अकाउंट को क्रेडिट करना है। सिर्फ दो नियम, सिर्फ दो नियम, दो ग्रुप के नियम अगर हमको याद है तो कोई दिक्कत हमको नहीं होने वाली है। अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं जल्दी जल्दी। रेंट का एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हम लोगों ने लिखा, और रेंट में इंक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स क्या है, परचेज ऑफ गुड्स एक हमारे लिए एक्सपेंस है। ठीक है, और एक्सपेंस के इंक्रीज को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यहाँ एक्सपेंस है, यहाँ डेबिट है। अब यहाँ परचेज ऑफ गुड्स जो है, तो हम लोगों ने गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा, परचेज अकाउंट क्यों लिखा, इसका भी एक कारण है। यहाँ हम लोग देख लेते हैं गुड्स। गुड्स के लिए हम लोग पहले गुड्स अकाउंट खोलते थे। गुड्स अकाउंट में हम लोग परचेज होता था तो उसके डेबिट में लिखते थे गुड्स अकाउंट के, और जब सेल होता था तो क्रेडिट साइड में लिखते थे। लेकिन ईयर एंड में हम देखते थे कि हमारा परचेज जो गुड्स अकाउंट का बैलेंस है वो क्रेडिट में कुछ बैलेंस रह गया। ये बैलेंस क्यों रह जाता था, ये बैलेंस इसलिए रह जाता था कि जो हमारा परचेज प्राइस है उस पर तो हम सेल करते नहीं है, उससे अधिक पर करते हैं, उसमें प्रॉफिट भी मिला होता है, तो वही प्रॉफिट वाला बैलेंस रह जाता था, जिसको लास्ट में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता था। ठीक है, तो वैसी स्थिति को अवॉइड करने के बाद में प्रैक्टिशनर्स जो अकाउंटेंसी के हैं या अकाउंटिंग के हैं, उन्होंने तय किया कि क्यों नहीं, अच्छा उसके बाद गुड्स अकाउंट को देख करके अगर हमको कितना साल में टोटल परचेज हुआ ये बताना भी थोड़ा सा मुश्किल होता था, फिर से अलग से टोटल करना पड़ता था। बैलेंस को देखकर हम नहीं बोल सकते थे, या कितना सेल हुआ ये भी बताना थोड़ी सी परेशानी होती थी। उसी तरह परचेज रिटर्न कितना हुआ ये भी बताना मुश्किल होता था, सेल्स रिटर्न कितना हुआ ये भी बताना मुश्किल होता था।
तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने गुड्स के लिए 4 अकाउंट खोलना शुरू किया, 4 अकाउंट लिखना शुरू किया, जो ज़्यादा साइंटिफिक है और जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्चुअली यूजर को चाहिए वो आसानी से इसके द्वारा हम दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग गुड्स के लिए ये 4 अकाउंट ऑपरेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कैश अकाउंट। कैश हमारे लिए एक एसेट है, एसेट में इंक्रीज को डेबिट करते हैं, ठीक है, एसेट है डेबिट करते हैं। सेल्स हमारे लिए एक रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं, रेवेन्यू क्रेडिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए एक रेवेन्यू है, दैट इनकम है, और इनकम में इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं, इनकम क्रेडिट। डेटर्स अकाउंट हमारे लिए एक एसेट है और एसेट में इंक्रीज को डेबिट करते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट हमारे लिए एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी में इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। उसी तरह बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक हमारे लिए एक एसेट है और एसेट में इंक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं। अब यहाँ हमने आपसे एक बात की थी पहले कि हम लोगों को दोनों तरह का रूल, मतलब दैट इज ट्रेडिशनल रूल, और जब हमने रूल की बात की थी तो ट्रेडिशनल रूल और नॉमिनल दैट मॉडर्न रूल्स की बात की थी, तो दोनों को साथ साथ यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हमने आपको बताया था। कारण इसका आप देखिए क्या है। कारण ये है कि डेटर्स हमारे लिए क्या है, अगर हम ट्रेडिशनल रूल फॉलो करते हैं तो ये हमारे लिए एक दैट इज पर्सनल अकाउंट हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर हम मॉडर्न रूल करते हैं तो एसेट हो जाता है। क्रेडिटर्स अकाउंट अगर है तो मॉडर्न रूल अगर यूज करते हैं तो ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है, ठीक है। अगर ट्रेडिशनल यूज करते हैं तो पर्सनल अकाउंट हो जाता है। उसी तरह बैंक अकाउंट मॉडर्न रूल के हिसाब से एक एसेट है, लेकिन ट्रेडिशनल रूल यूज करते हैं तो ये हमारे लिए पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि बैंक कोई ना कोई पर्सन ही होता है, लॉ के द्वारा इनेक्टेड कोई संस्था होती है, कोई कंपनी बैंक होता है। तो ये तीनों जो आइटम हैं वो दोनों जगह दो तरह से ट्रीट होते हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि या अगर आप मॉडर्न रूल फॉलो कर रहे हैं तो मॉडर्न करें, ट्रेडिशनल रूल कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल करें, दोनों का रिजल्ट एक ही होगा, लेकिन दोनों को साथ साथ आप शुरुआती दिनों में तो बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे कन्फ्यूजन आपको होगा। बाद के दिनों में जब प्रैक्टिस आपको हो जाएगा, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, तो आप दोनों साथ साथ कर सकते हैं, फिर एक दूसरे से कन्फर्म भी कर सकते हैं जहाँ कन्फ्यूजन हो तो, लेकिन दोनों को एक साथ क्लब करके नहीं करें, फिर उससे करके देख लें, फिर उससे करके देख लें। इसीलिए हमने कहा था। अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए एक एसेट है और एसेट के इंक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं, तो एसेट है और डेबिट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, ऑन विच साइड द डिक्रीज इन दी फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्ड। डिक्रीज को इन अकाउंट में किस साइड में लिखा जाएगा। ऑल्सो सोसाइटी नेचर भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को जो ये प्रक्रिया करने के लिए पहले तो नेचर ही बताना जरूरी है, फिर हम डिसाइड कर, बिना नेचर जाने हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा दैट रूल हम लागू करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का नेचर भी कैपिटल अकाउंट ही होता है या कैपिटल ही होता है। तो कैपिटल का रूल क्या है, कैपिटल अकाउंट का रूल है कि कैपिटल में इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट नेचर भी हो गया और डेबिट भी, सॉरी यहाँ डिक्रीज पूछ रहा है, तो इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं और डिक्रीज को डेबिट करते हैं। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट में डिक्रीज को डेबिट करेंगे। उसी तरह मशीनरी अकाउंट में डिक्रीज को क्रेडिट करेंगे। एसेट में डिक्रीज को क्रेडिट करते हैं। राम एक कस्टमर के अकाउंट में डिक्रीज को क्रेडिट करते हैं। एसेट क्रेडिट
क्योंकि कस्टमर हमारा एक एसेट होता है। मोहन इज सप्लायर ऑफ गुड्स, ये क्रेडिटर है। तो मोहन के अकाउंट में अगर डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट करेंगे, लायबिलिटी है, डेबिट करेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है, और ये डिक्रीज होता है तो इसको भी डेबिट करेंगे। क्लियर है? अब ये तो पर्टिकुलर आइटम की बात हो गई और उसके नेचर को पहचानने की, फिर उसके बारे में उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है ये डिसाइड करने की। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा है कि कोई भी जब ट्रांजैक्शन होता है तो उसके एटलीस्ट दो पहलू या टू एस्पेक्ट्स होते हैं। टू से अधिक भी हो सकते हैं लेकिन एटलीस्ट टू होते ही हैं। तो फिर दो ट्रांजैक्शन जब होते हैं एक ट्रांजैक्शन में, तो उनको अगर डायरेक्टली हमको टी शेप अकाउंट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इसको देखने के लिए हम लोग कुछ बुक्स के ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। इससे हमको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। ठीक है, सुविधा हो जाएगी इसलिए कि हम लोगों को समय कम लगेगा। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छी तरह विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। पहला जो ट्रांजैक्शन है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹40,000। ठीक है, तो यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया गया और कैश से स्टार्ट किया गया। तो है कैश अकाउंट है, एक कैपिटल अकाउंट है। कैश का नेचर एसेट का है और कैपिटल का नेचर तो कैपिटल का है। कैपिटल अकाउंट का नेचर तो कैपिटल अकाउंट का ही है। और कैश अकाउंट का जो नेचर है वो एसेट अकाउंट का है। तो हम यहाँ एसेट अकाउंट का नियम लागू करेंगे। तो एसेट में इंक्रीज को डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट हम लोगों ने खोला, डेबिट क्रेडिट खोला और डेबिट किया। हम लोग टी शेप अकाउंट इसी तरह खोलते हैं जो हम लोगों ने पहले बताया है आपको। एक टी फॉर्म टी शेप ये ले रहा है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे टी शेप अकाउंट में, तो आप इस तरह खोल करके उसका इसी तरह आंसर कर देंगे। अकाउंट्स के सारे जो कॉलम हैं वो लिखने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है। अकाउंट लिखें, डेबिट क्रेडिट लिखें, फिर बीच में एक लाइन दे दें, अमाउंट लिख दें और फिर एंट्री कर दें। अब दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो क्या है? कैपिटल है। कैपिटल में इंक्रीज जब होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट खोला और क्रेडिट किया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग ले रहे हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹30,000। इसमें कैश अकाउंट इन्वॉल्व है जो डिक्रीज कर रहा है, तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है जो एक एसेट है और इंक्रीज कर रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे। बॉट गुड्स फॉर कैश, इसमें गुड्स अकाउंट है जिसके लिए हम लोग परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं। परचेज हमारे लिए एक एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज में इंक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं, तो डेबिट करेंगे। कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है, तो कैश एक एसेट है। एसेट के अकाउंट में अगर घटता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ क्रेडिट करेंगे। बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, यहाँ राम से फर्नीचर हम उधार ले रहे हैं। अगर कैश शब्द नहीं लिखा हुआ है और किसी व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हम लोग उधार मानते हैं। तो बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो यहाँ एक एसेट हमारा बढ़ रहा है, तो एसेट का अकाउंट हमारा क्या होगा? डेबिट होगा। और एक क्रेडिटर्स भी बढ़ रहा है, लायबिलिटी भी। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी भी हमारा बढ़ रहा है। तो राम के एक अकाउंट जो क्रेडिटर का अकाउंट हो उसको क्रेडिट करेंगे। राम का अकाउंट है जो एक क्रेडिटर्स का अकाउंट है, राम का अकाउंट है जो क्रेडिटर्स है उसको क्रेडिट करेंगे। फिर से हम लोग इसको बॉट गुड्स फॉर कैश ₹8,000, फिर से एक बार देख लेते हैं।
गुड्स हम लोगों ने खरीदा, तो गुड्स के लिए हम परचेज शब्द यूज़ करते हैं खरीदने के लिए। तो परचेज एक हमारे लिए दैट एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इंक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं। उसी तरह कैश में डिक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। कैश मतलब एसेट में डिक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। यहाँ बॉट फर्नीचर फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 13,000, ये हम लोगों ने देखा। तो इसमें क्या है, इसमें फर्नीचर हमारा बढ़ रहा है, एक एसेट बढ़ रहा है, तो इसको डेबिट करेंगे। उसी तरह राम ऑन क्रेडिट, राम से हम लोगों ने क्रेडिट पर लिया, यह स्पष्ट लिखा हुआ है। अगर ऑन क्रेडिट नहीं फ्रॉम राम भी लिखा रहता तो इसको क्रेडिट ही मानते। कैश अगर कहीं नहीं लिखा है, किसी व्यक्ति का नाम लिखा है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को क्रेडिट ही मानते हैं। तो हमारा क्रेडिटर इंक्रीज कर रहा है, क्रेडिटर के इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ हम लोगों ने क्रेडिट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 वाज सोल्ड टू मोहन फॉर ₹4,500। तो इसमें क्या है, इसमें दो तरह की इंफॉर्मेशन हमको दिए हुए हैं। एक तो गुड्स का कॉस्ट दिया है और एक सेल वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको यहाँ यह कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इसमें हमको कॉस्टिंग से कोई मतलब नहीं है, हमको सेल वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो हमारा सेल्स जब इंक्रीज करेगा तो सेल्स एक रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को हम लोग क्या करेंगे, रेवेन्यू के इंक्रीज को क्रेडिट करते हैं। उसी तरह मोहन जो है हमारे लिए एक डेटर हो गया, डेटर एक एसेट है, एसेट के इंक्रीज को डेबिट करते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं इसको। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ रहा था, तो ये हम लोगों ने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया 4,500 से, मोहन डेटर अकाउंट को डेबिट किया। नेक्स्ट है विड्रू कैश 1,000 एंड गुड्स ₹2,000 फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। इसमें जो प्रोप्राइटर है वो पर्सनल यूज़ के लिए 1,000 कैश और 2,000 का गुड्स विड्रॉ कर रहा है। तो वैसी स्थिति में हम परचेज अकाउंट को में डिक्रीज हो रहा है, परचेज जो कि गुड्स को गुड्स अकाउंट नहीं खोल रहा है, परचेज अकाउंट खोल रहा है, तो परचेज अकाउंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, तो परचेज अकाउंट में हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। उसी तरह कैश 2,000 क्रेडिट करेंगे। उसी तरह कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, कितने से डिक्रीज हो रहा है, 1,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो वैसी स्थिति में हम 1,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि एसेट के डिक्रीज को क्रेडिट में लिखते हैं और परचेज के एक्सपेंस के डिक्रीज को क्रेडिट में लिखते हैं, इंक्रीज को डेबिट में लिखते हैं, और कैपिटल में इंक्रीज को क्रेडिट में लिखते हैं और डिक्रीज को डेबिट में लिखते हैं। तो डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है पेड सैलरी रुपीज, अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको ठीक से दिख रहा है। पेड सैलरी ₹2,000 इन कैश, कैश एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस में अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं, कैश में पेमेंट किया, कैश में डिक्रीज हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो सैलरी को हम लोगों ने डेबिट किया और कैश अकाउंट को हम लोगों ने क्रेडिट किया। चार्ज डिप्रिसिएशन एंड फर्नीचर वर्थ ₹3,000 एट द रेट ऑफ 10%। फिर ये एट द रेट ऑफ 10%, चूँकि और दूसरा फिगर नहीं दिया है तो ये हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। हम 3,000 से मतलब रखें तो 3,000 हमारा एसेट के वैल्यू में डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। लेकिन डिप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस में इंक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं और जो एसेट के वैल्यू में डिक्रीज हुआ उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट हम लोगों ने खोला और एक्सपेंस के में डेबिट किया इंक्रीज को, और फर्नीचर जो एक एसेट है, एसेट में डिक्रीज को हम लोगों ने क्रेडिट किया। तो इस तरह हम लोग जो सिंगल ट्रांजैक्शन है उसको सॉल्व करते हैं। फिर हम लोग एक दो टी शेप अकाउंट्स देख लेते हैं। ओपन अ टी शेप account of furniture and put the following transaction on the proper side of furniture account and balance the account। ट्रांजेक्शन आप देख लें ठीक से। इसमें फर्नीचर परचेज है 10,000,
फर्नीचर परचेज फर्दर फिर 6000 है, सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 4000 है, डिप्रिसिएशन एंड फर्नीचर 2000 है। ठीक है, और ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो आप, मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह देख पा रहे हैं। फिर हम लोग समझ लेते हैं फर्नीचर परचेज। फर्नीचर परचेज कितने का हुआ? 10,000 का। 10,000 का मतलब फर्नीचर हमारा इंक्रीज कर रहा है, फर्नीचर एक एसेट है, तो 10,000 हम लोग 1 का डेबिट में लिखेंगे। फिर फर्दर परचेज हुआ तो फिर भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसको डेबिट में लिखेंगे। सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज़ 4,000, फर्नीचर बेचा गया तो एसेट हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो क्रेडिट में लिखेंगे। डिप्रिसिएशन एंड फर्नीचर, फर्नीचर के वैल्यू में फॉल हो रहा है, द रियर एंड टीयर के चलते, उसके यूज़ के चलते, उसके पुराना होने के चलते 2000। तो वैल्यू में जब एसेट के डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने का नियम क्या है? हम लोग पहले दोनों साइड को रफ में टोटल करते हैं। तो ये 16,000 हो गया, और ये तो है नहीं पहले से। हमारे पास क्या क्या आइटम है? 4,000 और 2,000, 6,000 है। तो नेचुरली हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो डेबिट साइड के टोटल को पहले नीचे लिख लेंगे 16,000। इसी वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं सिंपली। ठीक है, और फिर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? अब हम, आपके पास 16,000 ये यहाँ रहना है, ये निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऊपर का जो फिगर है वो क्या है? 6,000। तो कितना यहाँ पुट करेंगे कि दैट इज बैलेंस हो जाएगा, मतलब टोटल इसका 16,000 आ जाएगा। 10,000 आप पुट करेंगे, आप बताएंगे कि 10,000 पुट करेंगे, क्योंकि जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही बैलेंस होगा। ठीक है, इसको चेक करने के लिए या बाद में बैलेंसिंग का यही तरीका आपका बन जाएगा। पहले तो मैंने बताया आपको रफ का, बाद में ये बैलेंसिंग का तरीका ही आपका बन जाएगा। कैसे? ये 0 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा? 0। फिर 0 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा? 0। इस 0 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा? 0। फिर 4 to 6, 6 में क्या जोड़ेंगे कि 6 आएगा? 0। अब 1 में क्या जोड़ेंगे कि दैट सॉरी 0 में क्या जोड़ेंगे कि 1 आएगा? 1। तो ये 10,000 हो गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं जो किया हुआ है, और जल्दी हो जाएगा, बहुत समय नहीं लगेगा। मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन आप ठीक से देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं। ओपन ए टी शेप अकाउंट ऑफ क्रेडिटर राम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन बैलेंस शीट। एक क्रेडिटर राम है, उसका एक टी शेप अकाउंट खोलना है और उसको बैलेंस शीट भी करना है। बॉट गुड्स फ्रॉम राम 15,000, राम से गुड्स आपने बॉट किया, तो यहाँ क्या हुआ? क्रेडिटर्स आपका इंक्रीज किया। क्रेडिटर्स के इंक्रीज को लायबिलिटी में इंक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ क्रेडिट में लिखा हम लोगों ने। पेड कैश टू राम, राम को आपने कैश पेमेंट किया, बिजनेस ने कैश पेमेंट किया, तो हमारे जो क्रेडिटर्स है, बिजनेस का जो क्रेडिटर्स है उसमें क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं। अगेन बॉट गुड्स फॉर 8,000, फिर गुड्स खरीदा, तो फिर क्रेडिटर्स में इंक्रीज किया, तो इसको क्रेडिटर में इंक्रीज को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, तो परचेजेज 8,000। फिर गुड्स रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव, 1,000 का गुड्स हमने रिटर्न किया, तो जब रिटर्न किया तो क्या हुआ? हमारा क्रेडिटर उतने से कम हो जाएगा, जितना का गुड्स रिटर्न करेंगे उतना से तो क्रेडिटर्स कम हो जाएगा, तो डिक्रीज को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो परचेजेज रिटर्न 1,000। फिर पेड चेक टू राम, राम को हम लोगों ने चेक दिया, बैंक के थ्रू पेमेंट किया, करेंगे तो क्रेडिटर्स क्या हो जाएगा? हमारा कम हो जाएगा, कितने से? 10,000 से। तो हम डेबिट करेंगे, डिक्रीज को डेबिट करेंगे 10,000 बैंक। अब हम बैलेंसिंग करेंगे, फिर दोनों साइड को टोटल करेंगे। पहले ये 23,000 आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 718 और 18,000 आ रहा है। तो नेचुरली ये साइड बड़ा है, तो इसको ही लिखेंगे 23, यही डिट्टो करेंगे यहाँ 23,000। फिर हम लोग 23,000 में से ये जो 718 और 18 है, 18 को माइनस करेंगे तो बैलेंस क्या आएगा? 5। इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, 0 0 0 0 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा? 0 जोड़ेंगे।
फिर जीरो में क्या जोड़ेंगे कि जीरो आएगा, जीरो जाएगा, जीरो में क्या जोड़ेंगे कि जीरो आएगा, जीरो लिखेंगे। फिर 7 1 8 8 5 13, 13 में सॉरी ये तो 5 हमारे पास नहीं है। 7 1 8, 8 में क्या जोड़ेंगे कि 3 आएगा, 5 जोड़ेंगे 13, इन हैंड हो गया 1 1 1 और 1 2, तो ये हमारा 5000 बैलेंस हो गया। ऐसे भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा रहेगा शुरू में कि पहले को आप रफली अलग अलग रफ में टोटल कर लें, फिर जो माइनस फिगर जो डिफरेंस फिगर आता है वही आपका बैलेंस होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लेते हैं जल्दी से। ओपन ए टी शेप अकाउंट्स ऑफ अमित द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स एंड बैलेंस। क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छी तरह। फिर हम लोग आंसर देखने के लिए ये करेंगे या इसको हम लोग कर ही लेते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। आंसर भी सामने होगा और open a T-shape, open a T-shape account of Amit, the proprietor of the business, from the following transactions and balance sheet. Commenced business with cash, goods, furniture. ये 10,000, 20,000, 50 था, टोटल 45,000 लिखा हुआ। तो हमारा यहाँ जो प्रोप्राइटर का अकाउंट है वो हमको ओपन करना है। तो अमित प्रोप्राइटर के अकाउंट को क्या नाम लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ अमित कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने लिखा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल इंपॉर्टेंट है, अमित नहीं भी लिखते तो काम चलता। और टी शेप खोल रहे हैं, डेबिट क्रेडिट किया हम लोगों ने, और जो अकाउंट से कॉलम है वो हम लोगों ने नहीं बनाया। और 45,000 को क्रेडिट साइड में इंक्रीज किया कैपिटल, तो हम लोगों ने लिखा। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो ये भी इंक्रीज किया, तो क्रेडिट साइड में हम लोगों ने लिखा। ड्राइंग मेड, अब कैपिटल डिक्रीज कर रहा है, कितने से, 10,000 से, तो हम लोगों ने 10,000 यहाँ लिखा डेबिट साइड में, क्योंकि कैपिटल के डिक्रीज को हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। और हम जानते हैं कि ड्राइंग्स को कैपिटल में से घटा लिया जाता है। ये हम लोगों ने इक्वेशन जो पढ़ा था अभी, तो हम लोगों ने देखा था और समझा था, आपको याद होगा ही। फिर हम लोग बैलेंसिंग करते हैं। तो पहले हायर जो टोटल है उसको लेते हैं। ये तो साइड हायर है, क्योंकि यहाँ 78,000 है, यहाँ सिर्फ 10,000 है, तो 78,000 यहाँ लिखेंगे, यही फिगर यहाँ डिक्टो लिखेंगे 78,000। फिर जो बैलेंसिंग अकाउंट बचेगा वो 68,000 होगा, वही हमारा बैलेंस हो गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बैलेंस देम। 3 अकाउंट हम लोगों को बनाने हैं और तीनों को बैलेंस करने हैं। अब एक एक करके हम लोग ये तीनों अकाउंट देख लेते हैं। कैश सेल्स, कैश सेल्स 15,000, तो कैश सेल्स हुआ, तो हमको क्या क्या बनाना है, कैश अकाउंट, डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। तो इसमें कैश और सेल्स दोनों है। तो कैश हमारा इंक्रीज कर रहा है, एक एसेट, तो इंक्रीज में 15,000 हमने लिखा। सेल्स भी हमारा इंक्रीज कर रहा है, एक सेल्स अकाउंट नहीं बनाना है, डेटर्स अकाउंट बनाना है, तो सेल्स अकाउंट हम नहीं बनाएंगे। बॉट गुड्स फ्रॉम अमित, अमित से गुड्स खरीदा, तो यहाँ क्या हो रहा है, परचेज अकाउंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, और एक क्रेडिटर्स अकाउंट जो अमित का है वो इंक्रीज कर रहा है। तो क्रेडिटर्स में इंक्रीज को हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो अमित का अकाउंट हम लोगों ने खोजा और क्रेडिट साइड में लिखा 20,000। सोल्ड गुड्स टू सुमित, ये भी क्रेडिट पर बेचा जा रहा है, तो हमको डेटर्स अकाउंट खोलना है। सेल्स अकाउंट नहीं खोलता है, तो सुमित का एक अकाउंट बनाएंगे, उनके डेबिट साइड में 22,000 लिखेंगे। बॉट गुड्स इन कैश, कैश में हम लोगों ने गुड्स खरीदा, तो कैश अकाउंट हमको बनाना है। तो कैश हमारा डिक्रीज किया 4, तो हम लोग 30,000 यहाँ लिखा डेबिट साइड में, क्योंकि एसेट जब डिक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, इंक्रीज करता है तो डेबिट करते हैं। नेक्स्ट
रिटर्न गुड्स टू अमित, अमित को हम लोगों ने गुड्स दैट लौटा दिया, तो हमारा क्रेडिटर्स जो है वो डिक्रीज़ किया। क्रेडिटर्स के डिक्रीज को हम लोग डेबिट में लिखते हैं, 3000 हम लोगों ने लिखा। पेड कैश टू अमित को कैश, तो क्रेडिटर्स हमारा घटा, क्रेडिटर्स हमारा घटा और कैश भी हमारा घटा, तो कैश के घटने को हम कहाँ लिखेंगे, एसेट के क्रेडिट में, और क्रेडिटर्स के घटने को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिटर्स के डेबिट में। तो यहाँ 14,000 यहाँ भी लिखा, 14,000 यहाँ भी लिखा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुमित, सुमित से कैश मिला, तो कैश हमारा इंक्रीज किया, तो इसको कहाँ लिखेंगे, कैश के डेबिट में, चूँकि एसेट के इंक्रीज को डेबिट करते हैं 15,000। और दूसरा सुमित, तो सुमित एक डेटर्स का एसेट घटा, तो एसेट जब डेटर्स का एसेट घटा, एसेट जब घटता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, यहाँ 15,000 हम लोगों ने लिखा। फिर सुमित रिटर्न गुड्स 2,000, तो यहाँ हम लोग सुमित को गुड्स रिटर्न किया गया, तो हमारा जो एक एसेट है वो कम हो गया, ठीक है। और जब एसेट हमारा कम हो गया, दैट है हमारा जो डेटर्स है उतने से वो कम पैसा देगा जितने का गुड्स हमने अपने डेटर्स को रिटर्न किया, तो उसके अकाउंट को क्या करेंगे, उसके अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। एसेट में जब हमारी कमी होती है तो क्रेडिट करते हैं, यहाँ 2,000 हम लोगों ने लिखा। अब तीनों अकाउंट का जल्दी जल्दी बैलेंसिंग कर लेते हैं। इसके डेबिट का टोटल 30,000 है, इसके क्रेडिट का टोटल 27,000 है, तो नेचुरली 30,000 यहाँ भी लिखेंगे, 30,000 यहाँ भी लिखेंगे, जो डिफरेंस फिगर होगा वही हमारा बैलेंस होगा। अमित जो क्रेडिटर्स अकाउंट है, इस साइड का टोटल 20,000 है, इस साइड का टोटल 17,000 है, तो नेचुरली ये अमाउंट लिखेंगे 20,000 यहाँ लिखेंगे। बैलेंस अमाउंट हमारा 3,000। उसी तरह सुमित का अकाउंट है, तो इसका टोटल करेंगे 22,000 आएगा, और इसका टोटल करेंगे तो 17,000 आएगा, तो बैलेंस अमाउंट हमारा कितना हो गया, 5,000। जो डिफरेंस है वो 5,000, वही हमारा बैलेंस हो गया। इस तरह हम लोग अकाउंट बना सकते हैं, जो टी शेप्ड होगा, और जहाँ जिसमें अकाउंट्स के सारे इन्फॉर्मेशन, जो सारी विधियां हैं वो नहीं की जाती हैं, लेकिन इस स्तर तक जितना हम लोगों ने सीखा है, इस तरह अकाउंट बनाया जाता है। फिर हम लोग 2 अकाउंट बाद में बना करके देख लेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।